इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा आपके पास इस चैप्टर के अंदर आयनाइजेशन के बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो मेरे ख्याल से आपको इसकी डेफिनेशन इसके नेम के अंदर ही मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बदले में मिलने वाली एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, अब की बार क्या आपके पास सेंटर के अंदर न्यूक्लियस और यहाँ के आपके पास शेल्स के अंदर आपके पास क्या रहा है इलेक्ट्रॉन को कोई भी एटम लेगा ही क्यों? सबसे पहली बात, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? इसलिए लेगा क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, उसको अपनी स्टेबिलिटी करनी है। तो उसको इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या मिल जाएगी? ऑब्वियस सी बात, एक स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी मिलती है तो कोई भी एटम बदले में आपको देता है एनर्जी। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये अट्रैक्शन क्यों होगी? क्योंकि भाई आपके पास सेंटर के अंदर न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है और बाहर के आपके पास इलेक्ट्रॉन जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की जो अट्रैक्शन है जो आपको बदले में कुछ एनर्जी निकाल के देगी, उसी एनर्जी का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एन आइसोलेटेड गैसेस एटम व्हेन कन्वर्टेड इनटू आइसोलेटेड गैसेस एनायन। बात वही है, पिछली बार आपके पास क्या था? आइसोलेटेड गैसेस एटम को आइसोलेटेड गैसेस कैटायन में कन्वर्ट किया था फॉर आयनाइजेशन। अब की बार क्या करोगे? आप कन्वर्ट करोगे आइसोलेटेड गैसेस एटम को एनायन के अंदर। बस कोई ज्यादा चेंज नहीं है। पिछली वाली में आपके पास हमेशा एक नेचर थी, वो थी एक्सो। हमेशा उसके अंदर एनर्जी निकलती आपको सॉरी नेचर थी हमेशा एंडो। आपको जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना हो, चाहे आप करंट से निकालोगे, चाहे आप हीट से निकालोगे, किसी भी तरीके से, लेकिन आपको बदले में एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अब की बार आपको एनर्जी मिलेगी। तो इसकी नेचर कैसी होगी भाई? आपके पास एक्सोथर्मिक होगा और इसको डिनोट कैसे करेंगे? डेल्टा एच ईजी से। एच एंथैल्पी, डेल्टा चेंज और ईजी के आपके पास है इलेक्ट्रॉन गेन। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दो वर्ड्स आप बार बार देखोगे यूज होंगे। डेल्टा एच ईजी और ए सबस्क्रिप्ट के अंदर ई आर डिफरेंट बाय नेगेटिव साइन ओनली। डेफिनेशन दोनों की सेम रहेगी। एफिनिटी भी वही है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन खींचता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। तो डेफिनेशन वाइज आपके पास ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स में जब आप देखते हैं तो इनकी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज है। ये तो कांस्टेंट है -5/2 RT, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, 5/2 तो कांस्टेंट है ही। लेकिन अगर ध्यान से इन दोनों को देखोगे मैग्नीट्यूड में फर्क है, हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन सिंबॉलिकली इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक साइन का चेंज है। ये अगर आपके पास नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होते नेगेटिव। एक और कॉमन सी बात बेटा, आपके पास अगर बात करोगे आयनाइजेशन की तो वो हमेशा एंडो रहेगी। लेकिन ये बेटा आपके पास नॉन मेटल्स जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर आप उनको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो आपको एनर्जी मिलेगी। तो जो इसका नाम है वैसा ही गेन करने पे आपको बदले में एनर्जी देगा। लेकिन अगर आप नॉन मेटल की बजाय मेटल को इलेक्ट्रॉन देने गए तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। तो उस टाइम पर मेटल आपको इलेक्ट्रॉन लेते वक्त एनर्जी देगा नहीं, उल्टा एनर्जी मांगेगा। और इसी चीज लिए ध्यान देना कि आपके पास वो हमेशा ही एंडो थी, लेकिन ये एक्सो जनरली रहेगी इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। बट मेटल के केस में ये आपके पास एक्सो नहीं रहेगी, ध्यान दीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट, डेल्टा एच आई ये डिफाइन करती थी, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिफाइन करती थी किसी का भी मेटेलिक कैरेक्टर। अगर आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दे दी जाए, मान लो आपको 2-3 वैल्यू दे दी जाए भाई, मान लो एक वैल्यू दे दी आपको 100 प्लस, एक वैल्यू दे दी आपको +50, ये किलो जूल पर मोल है भाई आपके पास सारी, इतनी एनर्जी है डेल्टा एच आई की। और एक दे दी भाई मान लो आपको 700 किलो जूल पर मोल। आपसे क्या बताओ इन सारी वैल्यूज में सबसे अच्छा मेटल कौन सा है? तो भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता, इलेक्ट्रॉन तो मेटल तो देना चाहेंगे। तो जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा वो बहुत वीक मेटल, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी वो उतना ही अच्छा मेटल। तो भाई इनमें सबसे अच्छा मेटल कौन रहेगा? सेकंड नंबर। उसके बाद किसका नंबर आएगा? फर्स्ट। उसके बाद किसका आएगा? 700। वहीं आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उल्टा होगा। जैसे आपके पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, ए की -40, बी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -160 और सी की +32 किलो जूल पर मोल। और कहा जाए बताओ आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक का कैरेक्टर लगाओ, मतलब सबसे हल्का नॉन मेटल, उससे थोड़ा सा ज्यादा और लास्ट में सबसे ज्यादा। तो भाई ये तो एनर्जी दे नहीं रहा, अगर ध्यान से देखोगे तो उल्टा एनर्जी मांग रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन भी लूंगा और एनर्जी भी लूंगा, तो नॉन मेटल नहीं हो सकता भाई। तो सबसे वीक नॉन मेटल यही है। माइनस साइन प्लीज, यहां पर एक दिक्कत जनरली मैथ्स दे देता है, हम क्वेश्चन करते करते भूल जाते हैं। ये नेगेटिव साइन है ना, मैथमेटिकल वाला नहीं है भाई, केमिस्ट्री वाला नेगेटिव साइन है। और बेटा जी नेगेटिव साइन डिफाइन करता है आपके पास एक्सोथर्मिक नेचर। इसका मतलब है कि माइनस मतलब इतनी एनर्जी दे रहा है, ये इतनी एनर्जी दे रहा है। ये नहीं कि भाई -40 -160 में से -40 बड़ा है, हाँ मैथमेटिकली बड़ा है, लेकिन केमिकली 160 ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करता है नेचर को। एक्चुअल में अमाउंट कितनी एनर्जी निकल रही है वो कौन देगा, या कितनी एनर्जी ली जा रही है वो डिफाइन की जाएगी इस मैग्नीट्यूड से। तो आपके पास इन दोनों के अंदर से ज्यादा अच्छा नॉन मेटल कौन रहेगा? बी वाला। भाई 160 किलो जूल एनर्जी दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन लेके, और ये सिर्फ 40। तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे तो सी सबसे कम, सी से ज्यादा आपके पास बी, और उससे भी ज्यादा आपके पास सी से ज्यादा आपके पास ए, और सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी आपके पास बी। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। आगे चलते हैं बेटा।
मोर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंप्लाइज हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ऑब्वियस बात है, यही अभी भी बात समझा के हूं, जो इतनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है -40 160, ज्यादा नेगेटिव कौन सा है -160, मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी निकली है और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल रहेगा आपके पास। ऐसे ही जैसे आयनाइजेशन में आपने सक्सेसिव एनर्जीज काउंट की थी, ऐसे यहां पर भी आएंगी। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड सक्सेसिवली, लगातार जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, द एनर्जी चेंजेस आर नोन एज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। जैसे ये डेल्टा एच Eg1, ये डेल्टा एच Eg2, जब आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया आइसोलेटेड गैसेस एटम को तो नेगेटिव बन गया, फिर एक और दिया तो 2 नेगेटिव बन गया। तो ये जो एनर्जीज हैं डेल्टा एच Eg होंगे आपके पास। यहां पर भी एक छोटा सा इशू आएगा, भाई आपके पास डेल्टा एच Eg1 बेशक नॉन मेटल हो बेशक मेटल हो, ठीक है, वो वेरी वैल्यू करती है, ठीक है, तो आपके पास नॉन मेटल है तो ये वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। मेटल आप सॉरी फिर से छोटी सी कंफ्यूजन होगी बोलते बोलते, प्लीज सॉरी बेटा। अगर आपके पास ये नॉन मेटल है और आपने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो भाई ये बदले में आपको एनर्जी देगा, ठीक है। ये नॉन मेटल है, आपने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो बदले में ये आपको एनर्जी देगा, ठीक है। अगर ये मेटल होता तो आप इसको इलेक्ट्रॉन देते तो ये बदले में आपसे एनर्जी भी लेता और इलेक्ट्रॉन भी लेता। लेकिन सेकंड जब वैल्यूज आती हैं तब थोड़ा सा चेंज है, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो। सेकंड वाली के टाइम पर आपके पास एनर्जी जनरली आपको देनी ही देनी पड़ेगी सेकंड इलेक्ट्रॉन देते वक्त। क्यों? अब इस चीज को थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझना। इसलिए क्योंकि जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, न्यूट्रल एटम अब कैसा हो गया? चार्ज्ड। चार्ज होने की वजह से आपने साइज का पता ही है भाई, एनायंस का साइज हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा होता है, साइज बड़ा हो गया। साइज बड़ा होने की वजह से जो न्यूक्लियस, इसको पहले सोच के देखो यहां था, अब साइज बढ़ के यहां चला गया, तो अब न्यूक्लियस इसको स्ट्रांगली बाइंड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अब आपके पास उतना स्ट्रांगली अंदर नहीं आ पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही फैक्टर आपके पास क्या, इंक्रीज इन साइज और डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर की चार्ज, दोनों की ही घटने की वजह से सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज बेशक नॉन मेटल क्यों ना हो, वो आपके पास एक्सो नहीं रहती और वो आपके पास एंडो बन जाती है। तो ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स की और आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अब हम बात करेंगे बेटा फैक्टर्स की। देखो फैक्टर्स में जैसे सबसे पहला फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज है, सेकंड फैक्टर आपके पास एटॉमिक साइज है और थर्ड आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता भी है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। जैसे सोच के देखो, ये आपका सेंटर है, न्यूक्लियस है और ये आपकी शेल है, ठीक है। पहले यहाँ पे आपके पास 11 प्रोटॉन थे और यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक। फिर बढ़ के यहाँ पे कितने हो गए? 12, फिर कितने हो गए? 13, फिर कितने हो गए? 14 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले गए। तो जैसे जैसे डिस्टेंस सेम है बेटा, तो जैसे जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और प्रोटॉन बढ़ेंगे, इसकी डिस्टेंस सेम होने की वजह से अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जिसकी अट्रैक्टिव पावर है, रियल अट्रैक्टिव पावर है, उसी को हमने क्या नाम दे रखा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको डिनोट किससे करते हैं हम? जेड इफेक्टिव से। तो भाई न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ा, यानी कि जेड इफेक्टिव अगर बढ़ा, तो सीधी बात है इसको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ जाएगी। तो भाई अगर इस एरिया को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ गई है तो सीधी बात है बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके प्रति अट्रैक्शन भी ज्यादा रहेगी। सोच के देखो, एक बार तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं, एक बार 14 प्रोटॉन्स खींच रहे हैं। किस केस में? 11 और 14 के केस में, 11 और 14 के केस में, किस केस में अट्रैक्शन ज्यादा फील होगी? तो जिस केस में अट्रैक्शन ज्यादा फील होगी उसमें ऑब्वियस बात है खींच के ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा। इन शॉर्ट डायरेक्टली डिपेंडेंट करेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी न्यूक्लियर चार्ज पे। सेकंड, एटॉमिक साइज। भाई एटॉमिक साइज का तो आपको समझ में आता ही है। सोच के देखो, अभी एक छोटा सा एग्जांपल बना लेते हैं। आपके पास एक बार यहाँ है साइज, एक बार साइज ऐसी है और एक बार साइज ऐसी है। 3 साइजेस हैं बेटा आपके पास। ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा है। न्यूक्लियस के अट्रैक्शन यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर वाली शेल में आ रहा है, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन में यहाँ। तो केस नंबर जो 3 है, ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। किस केस में आपके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मैक्सिमम होगी? किस केस में भाई? इस केस में। वजह साइज छोटा है ना भाई, पेरिफेरी की तरफ, यानी कि जो बाउंड्री है उसके तरफ न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन हो काफी 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 हाई रहेगी। अट्रैक्शन काफी हाई रहेगी तो ऑब्वियस बात है क्या होगा भाई? ज्यादा खींच के और एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। तो हायर नेगेटिव वैल्यूज होंगे। हायर नेगेटिव वैल्यू मतलब भाई सिंबल आपके पास नेगेटिव है लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो काफी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको जो आयनाइजेशन में आपने पढ़ा है, क्लास में आपने समझा, सेम वही चीज होगी बेटा। जो फुली फिल्ड है, जो P6 है, D10 है, और जो हाफ फिल्ड है P3 है, D5 है, उनको अगर आप इलेक्ट्रॉन दो या उनसे इलेक्ट्रॉन निकालो, दोनों ही केसेस में वो रिपेल करेंगे। वो ना ही इलेक्ट्रॉन जल्दी से देंगे और ना ही जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो उन केसेस में आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑब्वियस सी बात है हाफ फील्ड और फुली फील्ड में काफी कम रहेगी इन कंसेप्ट ऑफ पार्शियली फील्ड। नेक्स्ट, ट्रेंड। ट्रेंड तो भाई अब आपको बता ही दिया है, इन फैक्टर्स में ट्रेंड ऑटोमेटिक आ गया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। अगर आप डाउन द ग्रुप आए, ठीक है, मान लो आप आए लिथियम, लिथियम से सोडियम से पोटेशियम, इस तरीके से नीचे जाते जा रहे हो, तो नीचे जाते जाओगे तो हर बार एक एक्स्ट्रा शेल बढ़ती जाएगी। न्यूक्लियस की बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी जो है वो घटती चली जाएगी, और घटती चली जाएगी तो ऑब्वियस बात है थोड़ी एनर्जी रिलीज होगी। सेकंड, डाउन द पीरियड के बाद आपके पास आएगा मूविंग टुवर्ड्स द राइट। पीरियड के अंदर, ग्रुप के बाद, तो पीरियड के अंदर जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप पीरियड की बात करो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाओगे साइज कंटिन्यूअसली घटता जा रहा है।
घटने की वजह से न्यूक्लियस पहले यहाँ था, फिर घट के यहाँ आ गया, फिर और पास और पास, तो शेल जितनी पास आती जाएगी न्यूक्लियस के, उसकी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही हाई रहेगी। हाई टेंडेंसी रहेगी तो साफ बात है बेटा, आपके पास उस केस में जो एनर्जी है उसका रिलीज अमाउंट भी काफी हाई रहेगा। बिल्कुल सिंपल सी चीजें थी। तो सबसे पहले आपके पास डिफरेंसेस, बेटा आपके पास टोटल यहाँ पे सामने 4 डिफरेंसेस हैं, कोई भी 3 आप याद रखें बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ की अभी से आदत बनाई 11 से ही, आप शुरुआत से ही जब भी आप डिफरेंसेस लिखेंगे सॉरी, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखें, सबसे बेस्ट रहेगा। तो इट वुड बी बेटर कि सबसे पहले आप यहाँ पर, मैंने नहीं लिखा लेकिन आप दोनों के डेफिनेशन लिखें, वो सेल्फ सफिशिएंट होता है और वो जरूरी भी होता है। तो इसकी डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है, इसकी अभी आपने वीडियो में देखी है, तो दोनों आप कर ही लोगे। उसके बाद ये एक आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए डिफाइंड है, लेकिन ये बॉन्डेड एटम्स के लिए डिफाइंड है। ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है, ये थ्योरेटिकली डिराइव्ड है, रिलेटिव वैल्यूज की हेल्प से निकाली जाती है। ये आपके पास एक डेफिनेट यूनिट होती है इसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल, इस टाइप से। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज है, यूनिट्स इसकी होती ही नहीं है। नो डिपेंडेंस ऑन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उससे डेल्टा एच ईजी का कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं sp की, sp2 की, sp3 की, ये तीनों बेसिक हाइब्रिडाइजेशन है जो आप अगले चैप्टर में तुरंत पढ़ने वाले हैं। तो आप इसमें देखोगे 2 ही ऑर्बिटल, एक s और एक p, तो दोनों का अमाउंट कितना हो गया 50-50%। यहाँ पे एक s और 2 p, टोटल कितने हो गए 3, s कितना है सिर्फ 1, तो यहाँ पर s का हिस्सा अगर आप ध्यान देखोगे तो 50% है, यहाँ पे s का हिस्सा 33% है, और यहाँ पे s का अमाउंट 25% है, सॉरी 25%। तो जैसे जैसे s का अमाउंट घटता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटती जाती है। तो ये छोटी सी चीज है जो आपको याद रखनी है। अगला और बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल लेवल के पेपर्स के लिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस चीज को। अगला क्वेश्चन भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा है। अभी हमने बात की थी फोन कल, है ना। तो भाई आपके पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन वर्ल्ड के मोस्ट 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। लेकिन आपके पास क्लोरीन और सल्फर, क्या बेटा, क्लोरीन और सल्फर इनसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से आपके पास क्लोरीन की ज्यादा होती है और ऑक्सीजन के मुकाबले में सल्फर की ज्यादा होती है। क्यों? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कैसे पूछा जाता है, कैसे उलझाया जाता है, दिमाग के अंदर ये सोचने को मजबूर किया जाता है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की, उसके बाद किसकी, ऑक्सीजन की, है ना। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसको खींचने, प्रूव है एक्सपेरिमेंटली या थ्योरेटिकली, फ्लोरीन को। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा ये खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद ज्यादा एनर्जी भी तो इसी को देनी चाहिए। लेकिन वर्ल्ड में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बेशक फ्लोरीन है, लेकिन मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव बेटा जी क्लोरीन है। क्यों? तो ऐसे आपके दिमाग के अंदर एक गलत कंसेप्ट कई बार अच्छे इंटरव्यूज में या एक अच्छे एग्जाम में लैंग्वेज की फॉर्म में डाल दिया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान से, अब आपके सामने एक मैंने डिफाइन किया फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, एक मैंने यहां पे डिफाइन किया बेटा क्लोरीन का मॉलिक्यूल। ध्यान से देखो, दोनों में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, 7, अंदर 2 हैं, यहां पर आपके पास कितने हैं 2, 8, और यहां पे भी बाहर में कितने आपके पास 7। अब यहां पर एक छोटी सी साइज में, फ्लोरीन का साइज एक्सेप्शनली स्मॉल है, छोटी सी साइज में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। यहां इसका साइज एक एक्स्ट्रा शेल बढ़ने की वजह से कंपैरेटिवली काफी बड़ा है। तो हाँ, इसके न्यूक्लियस के ये सेल पास में है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगी, यहां पर अट्रैक्शन कम होगी। तो इस केस में, कौन से, पहले वाले केस में, ऑब्वियस सी बात है एनर्जी ज्यादा निकलनी चाहिए। लेकिन नहीं, आप सिर्फ साइज को लेके नहीं चल सकते। छोटा साइज होने की वजह से एक और इशू आएगा जो इस वाले फैक्टर को तोड़ देगा, इसको भी ओवर पावर कर लेगा। वो क्या है, यहाँ छोटा साइज होने की वजह से क्या होगा भाई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसको डिफाइन करते हैं चार्ज डेंसिटी से। डेंसिटी क्या है भाई, मास तो वही 7 इलेक्ट्रॉन ही है, और वॉल्यूम अब की बार क्या है आपके पास, इस केस में थोड़ा है। अरे छोटा साइज है तो वॉल्यूम क्या रहेगा, थोड़ा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इंपैक्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। वहीं पर इसका मास तो वही आउटर मोस्ट में 7 ही है, लेकिन आपके पास वॉल्यूम अब की बार काफी बड़ा है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी वो इसके कंपैरिजन में काफी कम रहेगी। चार्ज डेंसिटी क्या दिखाती है कि इसकी पावर कितनी दूर तक है, इसकी पावर कितनी दूर तक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी वो काफी हाई है, छोटा साइज होने की वजह से। इसकी चार्ज डेंसिटी काफी लो है, बड़ा साइज होने की वजह से। उससे क्या होगा, अभी जो चार्ज डेंसिटी है ये कैसी है, नेगेटिव है ना। अरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है ना भाई, तो चार्ज डेंसिटी कैसी है, नेगेटिव। तो यहां वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन ही आना है ना, और वो भी नेगेटिव है। तो इसका चार्ज का अमाउंट ज्यादा है, तो उसको रिपल्शन ही क्या करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे। न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज्यादा करे, लेकिन इनकी रिपल्शन भी तो काफी ज्यादा है। दूसरा, इस केस में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बेशक कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन भी तो कम है। 2 फैक्टर है ना, आपके पास अट्रैक्शन एनर्जी निकलवा रहा है, रिपल्शन एनर्जी उल्टा मांग रहा है। तो भाई इस केस में दोनों ही फैक्टर हाई है, इस केस में दोनों फैक्टर लो है। अब जब रियलिटी चेक की तो पता चला कि चार्ज डेंसिटी वाला फैक्टर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन थी वो आपके पास ज्यादा फेवरेबल है इन कंपैरिजन टू साइज, इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मतलब लोकल सी बात कहूं तो भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों ज्यादा है क्लोरीन की, क्योंकि जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो इसके अंदर थोड़ी है, क्योंकि साइज बड़ा है, चार्ज डेंसिटी कम है। तो अट्रैक्शन वाला जो आपके पास फैक्टर था उसको बुरी तरीके से चार्ज डेंसिटी वाले फैक्टर ने हरा दिया।
इसीलिए बेशक ये घमंड में हो कि भाई वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी मेरी है, बिल्कुल, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी वर्ल्ड में कौन रिलीज करेगा? आपके पास क्लोरीन। और सेम डिट्टो एक्सप्लेनेशन किसके लिए होगी? आपके पास सल्फर के लिए। ऑक्सीजन बेशक आपके सल्फर से कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन बेशक नेगेटिव है, एनर्जी ज्यादा सल्फर रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। तो इसका सीधा आंसर है दे हायर चार्ज डेंसिटी बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज इन फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन गिव्स मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, thus chlorine and sulfur yet less electronegative, though they will have higher क्या आ रहेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज। एंड दैट इज इट। इसके साथ टॉपिक होता है पूरा। थैंक यू।